हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है शिव शंभू के चिट्ठे से बाल मुकुंद गुप्त का जो लिखा हुआ है वो है, जो कि लिखा था इन्होंने। शिव शंभू के चिट्ठे का व्यंग्य है, उसका एक अंश है विदाई संभाषण। ठीक है, कौन सा है चैप्टर जो है वो है हमारा विदाई संभाषण। विदाई संभाषण। पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास केवीएस पीजीटी के लिए और एचपीएससी पीजीटी के लिए। जो भी एचपीएससी का फॉर्म भरे हैं वो एकदम मेरे से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस है, कोई पैसा नहीं है और आराम से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि हम जो पढ़ेंगे उसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे, यानी कि जितने हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस कितने किस तरीके से बन सकते हैं वो हम अंत में सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है, आप अगर एनसीईआरटी के चैप्टर देखेंगे क्लास 11 की, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए, जो कि इनके शिव शंभू के चिट्ठे में लिखा गया है। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश जो हम आज पढ़ेंगे, विदाई संभाषण। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम का ये है, 1905 के टाइम का है ये, मतलब 4 और 5 के टाइम का है ये लिखा हुआ। ठीक है, जिस टाइम पे लॉर्ड कर्जन का शासन था। तो उन्होंने लिखा है कि जो लिखना था, ये पंक्ति अच्छे से याद कर लेनी है। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे कि किसने लिखी थी? बाल मुकुंद गुप्त ने। किसने लिखी थी ये? बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है, ये लाइन बाल को, और एग्जाम में एज इट इज़ आपको लाइन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये किसने लिखा है। आपको क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और फिर पूछेंगे कि किसने लिखी है। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शिव शंभू की चिट्ठी। आगे हम बढ़ते हैं। इनका जन्म जो हुआ था सन 1865 में इनका जन्म हुआ था ग्राम गुड़ियानी जिला रोहतक हरियाणा में। ठीक है, रोहतक हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गांव जो का नाम है गुड़ियानी। इनके प्रमुख संपादन है। ठीक है, संपादन जो है इनका अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, अखबार ए चुनार, हिंदुस्तानी, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। याद करने के लिए थोड़ा सा हम हिंट लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र को तो एज इट इज़ हम याद कर सकते हैं। और जो कि हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर आता है, तो अखबार के हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं कि अखबार ए चुनार भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, फिर है इनकी जो रचनाएं हैं, संपादन जो थे ये थे। रचनाएं जो हैं, शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल और तमाशा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। शिव शंभू के चिट्ठे इन्होंने लिखी रचना में, चिट्ठे और खत लिखा और खेल तमाशा उन्होंने लिखे। 1907 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1865 में इनका जन्म हुआ और 1907 में इनकी मृत्यु हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा किसमें हुई थी? उर्दू में हुई थी। पूछ लिया जाता है कि गुप्त जी की जो आरंभिक शिक्षा किसमें हुई थी? उर्दू में हुई थी। बाद में उन्होंने हिंदी, दिल्ली, सिक्कर, वर्धमान आदि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई की। उनका स्वास्थ्य सदैव ठीक न रहने के कारण उन्होंने चिकित्सक बनने का विचार छोड़ दिया और साहित्य की ओर उन्मुख हो गए। हिंदी के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नवजागरण के अग्रदूतों में से एक थे। बाल मुकुंद गुप्त का प्रमुख योगदान खड़ी बोली का स्वरूप निर्धारित करने में रहा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि खड़ी बोली का स्वरूप निर्धारित करने में किसका योगदान था? बाल मुकुंद गुप्त का। उन्होंने हिंदी गद्य का प्रारंभिक पत्रकार भी कहा जाता है। उन्हें हिंदी गद्य का प्रारंभिक पत्रकार भी कहा जाता है। पेन और कॉपी साथ लेके बैठिए ताकि आप इम्पोर्टेंट नोट्स नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हिंदी गद्य का प्रारंभिक पत्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से गहरा संबंध था। स्वतंत्रता संग्राम में भी वे सक्रिय रहे। पत्रकारिता के लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार भी थी। शायद यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता का स्वर प्रमुखता से मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता, यहाँ पे ये टाइप नहीं हुआ, अनिश्चितता, ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। अनिश्चितता शब्द,
अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इसी तरह के अनेक शब्दों पर विवाद संभावना उनकी सबसे अधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। विवाद संभावना नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विधायी संभाषण। टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कई बार। विधायी संभाषण, ठीक है, विधायी संभाषण यहाँ पे आएगा विधायी संभाषण। उनकी सबसे अधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह भाग वॉइसरॉय कर्जन जो 1899 से 1904 तक और 1904 से 1905 दो बार वो वॉइसरॉय बने थे। तो ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि 1899 और 1904 तक थे, फिर 1904 से 1905 तक थे। और उसी टाइम पे ये विदाई संभाषण लिखा गया था जब उनकी विदाई होती है। के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयाम बनाने गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं भारतीयों के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में स्वार्थ उपयोग करना एवं शोषण निरंकुशता को बढ़ावा देना था। करने को तो बहुत सारे काम ये लोग कर रहे थे, लेकिन इनका जो एम था, लक्ष्य था, वो वही ही था कि गोरों का मतलब अपना एक वर्चस्व स्थापित करें। लिहाजा प्रेस को स्वतंत्रता तक छीन लेने की कोशिश की गई। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त कर डालने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। झक मारकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी दिखाई गई है। दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लेसन में क्या दिखाया गया है। भारतीयों की बेबसी और दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन को लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई कि शासन के अत्याचारी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय, कि जो भी अत्याचार होते हैं शासन की तरफ से हर किसी को कष्ट होता है, उसमें चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि जब प्रेस पर बिल्कुल पाबंदी स्ट्रिक्ट था, या कोई कुछ नहीं लिख सकता है, तब ये लिखा गया था विदाई संभाषण। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही, यहाँ रवानगी आएगा, रवानगी के साथ ही एक साहित्यिक नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही एक साहित्यिक कृति गद्य का नमूना है। ठीक है, इसके आगे अब हम देखेंगे MCQ देखेंगे। अब हम इसके इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे जो भी हमारे HPSC PGT के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यही से क्वेश्चंस बनने वाले हैं ज़्यादातर। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1865 में। अच्छे से याद कर लीजिए कि उनका जन्म 1865 में गुड़ियानी ग्राम था और ज़िला रोहतक, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुछ नहीं देखा, आप जाइए यहाँ से। बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाओं में से कौन सी है? तो देखिए, खेल तमाशा है इनकी, है ना। प्रेमचंद की कहानियाँ नहीं है, मानसरोवर भी नहीं है, ये तीनों क्या हैं? प्रेमचंद की रचनाएं हैं। खेल तमाशा इनकी रचना है। और भी जो इनकी रचना है खेल तमाशा के साथ साथ में शिव शंभू के चिट्ठे, जिसका रिलेशन हम पढ़ेंगे, इसका पार्ट। ठीक है, ऐसे हमें याद करेंगे तब जाके हमारे क्वेश्चंस अच्छे से याद होंगे। दूसरा और तीसरा था चिट्ठे और खत, तीन ही थी इनकी रचना है, चिट्ठे और खत, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है खत। ठीक है, चिट्ठे और खत। बाल मुकुंद गद्य का संबंध किस राज्य से था? तो ये हरियाणा से थे। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी साहित्य को किस शैली से उभारा? बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आ गया, खड़ी बोली से इन्होंने उभारा है और उर्दू में इनकी शिक्षा हुई थी। ठीक है, ये भी याद करने की ज़रूरत है कि इन्होंने अपनी शिक्षा किस में की थी? उर्दू भाषा में।
बाद में इन्होंने फिर हिंदी को अपनाया था। बाल मुकुंद गुप्त ने किस विषय पर महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहस की थी? तो ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, अनिश्चितता शब्द के, ठीक है, अनिश्चितता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। अनिश्चितता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहस की थी, अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर बहस की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, बाल मुकुंद गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1907 में उनकी मृत्यु हुई थी, 1865 में इनका जन्म हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त की शिक्षा आरंभ कहाँ हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी, बाल मुकुंद की शिक्षा किस में हुई थी? यहाँ पे ये होना चाहिए था, ठीक है, वैसे रोहतक से ही हुई थी, लेकिन इनका जो यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे कि किस में हुई थी, तो उर्दू में इनकी शिक्षा हुई थी, ठीक है। बाद में इन्होंने हिंदी को सीखी थी। बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख संपादन में कौन सा अखबार शामिल नहीं है? देखिए अखबार कौन सा शामिल नहीं है, तो हिंदुस्तान भी है, अखबार-ए-चुनार भी है, भारत मित्र भी है, ठीक है, जागरण इनका नहीं है। हिंदुस्तान था, अखबार-ए-मित्र था और भारत मित्र, अखबार-ए-चुनार और भारत मित्र इनके तीनों न्यूज़पेपर थे, तीन ही न्यूज़पेपर थे। एक और न्यूज़पेपर इनका था हिंदी बंगवासी, 4 इनके न्यूज़पेपर थे, ठीक है, हिंदी बंगवासी। बाल मुकुंद गुप्त का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? तो खड़ी बोली में इनका प्रमुख योगदान था। बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य लेखन किस शैली में होता था? इनका व्यंग्य शैली में इन्होंने साहित्य लेखन किया है अभी, जो होगी। शिव शंभू के चिट्ठे का प्रमुख विषय क्या है? तो वायसराय कर्जन की नीतियों का आलोचन, ठीक है, जो भी इन्होंने किया है जनता के साथ में उसका आलोचना करना। शिव शंभू के चिट्ठे किसके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव शंभू के चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1904 और 1904 से 1905 2 बार वायसराय बने थे। शिव शंभू के चिट्ठे का मुख्य उद्देश्य क्या है? हास्य और व्यंग्य के माध्यम से सत्ता की आलोचना करना, उनको उनका आईना दिखाना कि आप क्या करते हो जनता के साथ में। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो पत्र शैली को प्रतिनिधित्व करता है। शिव शंभू के चिट्ठे किस अखबार में प्रकाशित होते थे? तो भारत मित्र में इनका प्रकाशन होता था। शिव शंभू के चिट्ठे में किस विषय पर व्यंग्य किया गया? अंग्रेजों द्वारा भारतीय संसाधनों का दोहन। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखन में कौन सा गुण प्रमुख रूप से देखा जाता है? तो व्यंग्य इसमें है, व्यंग्य किया गया है लॉर्ड कर्जन के ऊपर, जनता का क्या जो रहता है। शिव शंभू के चिट्ठे में वायसराय कर्जन को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो दमनकारी शासक के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से किसकी ओर इंगित किया है? अंग्रेजी शासन की क्रूरता को किया गया है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेख में लेखक ने किसके खिलाफ व्यंग्यात्मक लहजे का प्रयोग किया गया है? अंग्रेजी अधिकारियों के खिलाफ। जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस इसके फर्स्ट 2 पेज से बन सकते थे, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, अगर आपको चैप्टर समझ में आया, अब आप इसके चैप्टर को खुद से पढ़िएगा, ठीक है। फिर मैं सारे चैप्टर्स, मैं पहले एक बार लेखक करवा देती हूँ, उसके बाद में सारे चैप्टर्स हम एक साथ करेंगे, उसके MCQ करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा उसके MCQ बनाने में, इसलिए पहले हम इसके सारे ये कर लेते हैं। और एज इट इज़ आप नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज़ करिए, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ NCERT है, तो बहुत ईजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो HPC और KVS PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर परीक्षाओं का में भी हो सकता है आता होगा, ठीक है। अगर जैसा भी लगा आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।